प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं भाई सब? उम्मीद करता हूं मैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत शानदार आपकी तैयारी चल रही होगी। आपकी इस तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को 25 मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूं एसएससी सीजीएल के। और एसएससी सीजीएल के मतलब फिर एसएससी सीजीएल का ही लेवल होगा, उसी का पैटर्न होगा। हाँ, ये जरूर है कि आज जो हमारा पहला मॉक टेस्ट है उसका स्टैंडर्ड उतना ऊंचा नहीं रखा गया है। किस सेंस में कह रहा हूं मैं? कि क्योंकि जब एसएससी सीजीएल का पेपर आया तो एडिक्विटी ने क्या किया कि ग्रेजुएशन लेवल को बहुत हाई कर दिया। तो 25 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, जो इवन पढ़ भी नहीं पा रहे थे आप लोग। यहां पर मैंने स्टैंडर्ड वही मेंटेन किया है। बस बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस का रखा है, कुछ का नहीं रखा है। कारण क्योंकि मैं उन 25 में से स्टार्टिंग के एक दो मॉक टेस्ट का लेवल इजी रखूंगा, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि यार हाँ, हम भी इससे यूज टू हो गए हैं। और जैसी आपको आदत पड़ेगी फिर आप इनको करना स्टार्ट कर दोगे। मैं एक बात बोल रहा हूं, आज याद रख लेना। इस साल जैसे ए टू जेड सीरीज याद गई थी, उसके बाद सबसे ज्यादा फेमस अब ये होने वाले हैं। और जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं तो इसका मतलब उस चीज में दम होता है। आपको पहला मॉक टेस्ट करने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मॉक टेस्ट में बहुत मेहनत लगी है यार, बहुत दम लगाया गया, बहुत प्लानिंग के साथ इनको तैयार किया गया है। ना बहुत ज्यादा टफ और ना बहुत ज्यादा इजी, मतलब एक एक्चुअल पैटर्न जो आपको चाहिए होगा। दूसरी चीज, किस किस एग्जाम के लिए हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों का डाउट होता है कि जैसे क्या हम सीजीएल के लिए दे सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये डिजाइन भले ही सीजीएल के लिए किए गए हो। अगर आप इन मॉक टेस्ट को देते हो, चाहे फिर आप स्टेनो वाले बच्चे हो, चाहे सीएचएसएल वाले बच्चे हो, चाहे एमटीएस वाले बच्चे हो, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन ही आएंगे। और वहां पर अगर आपने ये कर लिए और आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। इससे ऊपर का लेवल आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। बाकी सीजीएल वालों का मैं डे पर डे, डे बाय डे जो है चेंज करता चला जाऊंगा। ठीक है। और मॉक टेस्ट को लास्ट में खत्म करने के बाद मुझे जरूर बताइएगा मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, क्या चीज स्पेशल लगी, कौन सा क्वेश्चन टफ लगा, कौन सा इजी लगा। ठीक है। क्या कमी रही या पहले मॉक टेस्ट के हिसाब से सही है, सब कुछ मुझे आप जरूर बताएंगे। और उसी के बिहाफ पे हम लोग आगे और बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कम टाइम में ही सॉल्व करना है। कम टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को 15 मिनट में यहाँ सॉल्व करना है, क्योंकि मैं तो इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। ये मैं टाइम दूंगा जैसे ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंग्लिश में टाइम का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए और आपको सॉल्व करना आना चाहिए। टाइम का प्रॉब्लम आएगा मैथ्स में, यहां तो आपको करना आना चाहिए कि मैं कैसे करूंगा उसको। ठीक है। तो मैं साइड होऊंगा, क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे पॉज करके सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं अगर आप बहुत टाइम दूंगा तो ये तो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो लाइव में भी हो जाता है ना, रिकॉर्डेड में कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक। चलिए जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है। मैं आपको सीन 2 में भी दिखाऊंगा ताकि एक बार पढ़ के सॉल्व करिएगा। ठीक है। चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए क्या था इसमें। अब अगर आप पेपर में बैठे हो तो इसको कैसे तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, देखो। द एक्सपीडिशन लीडर, एक्सपीडिशन मतलब जो जर्नी पे वो निकले थे, वहां पे जो उनका लीडर था, उसने क्या कहा? वी हैव बीन का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सबसे पहली बात, वी यहां पर फर्स्ट पर्सन है, तो एक्सपीडिशन लीडर के हिसाब से थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहां पर सब में दे दिया है, हैड बीन दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। बट द समिट वी हैव बीन एमिंग फॉर, जिस समिट को हम एम कर रहे थे, तो यहां भी हैड बीन एमिंग आएगा। तो दे हैड बीन एमिंग, दे हैड। अब देखो यहां पर क्या हो गया? हैव बीन हो गया, जबकि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आ जाओ यहां पर, दे हैड बीन एमिंग, ये सही है। दे हैड बीन एमिंग, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर है इज जस्ट बियॉन्ड दिस रिज, तो इज का वॉज है, यहां पर सही है। क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस भी आपके मीटिंग में है, अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए हैं, तो मैं हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। फिर उसने कहा है दिस रिज, तो दिस का दैट होगा, दैट दिस नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। दैट रिज, दैट रिच।
ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर उसने कहा है वी शैल रीच इट, हम यहां तक पहुंच जाएंगे बिफोर द सनसेट, यानी कि सनसेट से पहले ही हम यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक, अब देखो, अब उसने कहा है वी कौन है यहां पर? एक्सपीडिशन लीडर की बात कर रहा है, यानी कि वो लोग सारे थर्ड पर्सन में ही हैं। अब ये मत कहना सर सिंगुलर में चेंज करना, प्लूरल प्लूरल में ही चेंज होता है, तो इसीलिए दे में कन्वर्ट हो गया। ये तो खैर दूसरा गलती है, यहां दे में कन्वर्ट हो गया, यहां वी में कन्वर्ट हो गया। अब वी को हमें दे में कन्वर्ट करना है, ये बात याद रखिएगा। वी को दे में कन्वर्ट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन है। अगर यहां मी होता, ठीक है, कि एक्सपीडिशन लीडर ने मुझसे कहा, तो इसका मतलब फिर मैं उसमें शामिल हो जाता, फर्स्ट पर्सन शामिल होते, फिर वी को वी में ही रख लेते हैं, तो इसीलिए यहां पर वी गलत हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दो ऑप्शन बचे हमारे पास, दे और दे, सही है। इधर दे के साथ वुड है और इधर दे के साथ शुड है। अब आप लोगों में से ज्यादातर जैसे क्वेश्चन करके, अगर आपने खुद से सॉल्व किया, खुद से सॉल्व करोगे तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। फिर अगर आपने इसको खुद से सॉल्व करके देखा है तो आपको समझ में आएगा कि जो ये वी है, वी के साथ डायरेक्ट स्पीच में आई और वी के साथ तो शैल लगेगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आई और वी के साथ शैल नहीं, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे ही वी चेंज होगा, वी किस में चेंज हो गया? दे में, और दे क्या था? थर्ड पर्सन। तो अब थर्ड पर्सन दे क्या लेगा? विल, और विल का पास्ट क्या होगा? वुड। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन ना प्रीफर करके आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आया? डायरेक्ट स्पीच में आई और वी अपने पीछे क्या ले रहे होते हैं? सेल। तो जब आई और वी रहेगा तो आप उसको शुड में कन्वर्ट कर दोगे, बट जैसे ये ही शी इट दे में कन्वर्ट होगा तो ये तो अपने पीछे क्या लेंगे? विल, और विल का पास्ट क्या होगा? वुड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन था पिछले साल आपके उसमें, ठीक है। चलिए जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बहुत सिंपल है, पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग स्पेशली टू एनालाइज पर्सनैलिटी ट्रेट्स इज कॉल्ड। पिछली बार के वन वर्ड्स जब उठाओगे या आपने मॉक टेस्ट दिए हो PYQ वाले, तो आपको समझ में आएगा कि उस पिछली बार मॉक वन वर्ड में 2 से 3 ऑप्शन क्लोज थे। अब इस पे जनरली जो स्टूडेंट्स ने आंसर आप लोगों ने लगाया होगा, वो आंसर लगाया होगा इसका कैलीग्राफी। लेकिन कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, मेरी सुंदर लिखने की, है ना, सुंदर लिखने की जो कला है उसे हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी। बट यहां उसने ऐसा कहा ही नहीं है, उसने कहा है स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग नहीं। आपने जल्दबाजी में आंसर मार दिया, और मैंने यही कहा था कि मैं मॉक टेस्ट में हर चीज आपको बताऊंगा कि वहां कैसे आउट ऑफ आउट लाना है, ठीक है। स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, जिसके आधार पर आप किसी इंसान का बिहेवियर, उसके ट्रेड्स को जानते हो। तो इस बार कैलीग्राफी आंसर नहीं होगा। और कार्टोग्राफी तो नक्शा बनाने की कला होता है, ये एपिग्राफी क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस, जो एंग्रेव खोद के हम लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी खुद से आप यहां पर पढ़ लेंगे कि कार्टोग्राफी क्या है? इज द आर्ट और साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स, नक्शा बनाने की कला। कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, सुंदर लिखने की कला को कहते हैं हम लोग कैलीग्राफी। ग्राफोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग, जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति की ट्रेट्स को जानते हैं, बिहेवियर को जानते हैं। और एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, पत्थर पे, दीवारों पर जो लिखा रहता है उसका अध्ययन करना, इसे कहते हैं एपिग्राफी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जी, पॉज करके सॉल्व करेंगे। अब मैं सामने आ जाता हूं। देखो, मैंने यहां पे लिख दिया है, कुछ क्वेश्चन पे मैंने एक दो लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको ये भी रहे कि ऐसा ना लगे कि अरे ये तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन डाल दिया या कुछ ऐसा, है ना, वो सारी चीजें ना रहे आपके मन में। अच्छा, होमोनियम सीजीएल में बहुत भयानक वाले आए थे, मैंने CHSL का लिया है, पहला है, क्योंकि अगले वाले में उसी लेवल के दूंगा आपको। रिजोल्यूशन, अभी करना कैसे है सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करोगे वो सुनो। यहां पर एक वर्ड दिया है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन के 3 सेंटेंस में मीनिंग होगा, यानी कि रिजोल्यूशन के 3 मीनिंग होते हैं, चौथा मीनिंग नहीं है, तो कौन से सेंटेंस में उसका मीनिंग नहीं है। जैसे रिजोल्यूशन का एक मीनिंग तो ये होता है कि भाई इसको HD रिजोल्यूशन में शूट करो, तो
इसका मतलब वहां पर एक मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो अब पहले देखो, द क्वालिटी और इमेज ऑफ एन इमेज और स्क्रीन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी के मामले में जो क्वालिटी होती है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला तो सही है, तो एक मीनिंग मिल गया हमें। अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ये भी सही है, क्योंकि रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो, दृढ़ संकल्प कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तो आपने देखा दो मीनिंग मिल गए, ऐसी एक और मिल जाएगा इसका, तीन, फिर चौथा नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्व करना था आपको ये, ठीक है। द एक्ट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, डिस्प्यूट और कंटेंशियस मैटर, तो रिजॉल्व करना, किसी समस्या को हल करना, ये भी रिजॉल्व ही कहलाता है, तो रिजोल्यूशन हो जाएगा वहां से। तो तीन सही है, कौन सा गलत है, आंसर यही होगा इसका, डी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो लिखा है ना, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज, दो पार्टी या कंपनी के बीच में जो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि उन्हें मर्जर, ठीक है, मर्जर होना है, तो उसके लिए क्या हम रिजोल्यूशन यूज करते हैं? नहीं, वो तो मर्जर एग्रीमेंट ही कहलाता है, ठीक। चलिए जी, तो फॉर्म डिसीजन, रिजोल्यूशन क्या होता है? फॉर्म डिसीजन। ही मेड अ रिजोल्यूशन टू स्टडी डेली, जो हम संकल्प लेते हैं ना कि भाई पढ़ूंगा कल से, है ना। इमेज स्क्रीन क्लैरिटी, द दिस फोन हैज हाई रिजोल्यूशन, आईफोन आप क्यों खरीदते हो? क्योंकि उसमें हाई रिजोल्यूशन होता है। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और डिस्प्यूट, किसी समस्या का समाधान करना, ठीक है। तो ये था आपका कि जब दो पार्टी, दो कंपनी एक साथ जुड़ना चाहती हैं तो मर्जर एग्रीमेंट होता है, तो वो उसका मीनिंग नहीं था। होपफुली आपको बहुत डेप्थ में अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक। चलिए, पॉज करके सॉल्व करेंगे। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार दिखा के फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। द कमिटीज फाइंडिंग्स गैप फ्रेश लाइट ऑन द इरेगुलरिटीज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कमेटी ने जो भी चीजें ढूंढी, जो भी फाइंडिंग्स निकाली, इन फाइंडिंग्स ने लाइट डाली किसके ऊपर? जो अनियमितताएं हुई थी, जो इरेगुलरिटीज हुई थी, किसमें? रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। जैसे कई बार क्या होता है, एसएससी के मामले में कई बार धांधली होती है, तो फिर एक कमेटी बनती है और उसमें जो भी चीजें निकाली जाती हैं, वो जो कमेटी बनती है और वो कमेटी फाइंडिंग्स निकालती है, जो भी एविडेंस होते हैं वो लाइट डालते हैं किसके ऊपर कि हाँ इसमें कमियां हुई हैं, चाहे वो एसटीएफ हो या कुछ भी हो। तो किसी चीज पे लाइट डालने का मतलब है किसी चीज को एक्सपोज करना या उसको बहुत बेहतर करना, क्लियर करना, सबके सामने ले आना। तो अब क्या फ्रेज बनेगा? कास्ट लाइट, थ्रो लाइट, शेड लाइट, ले लाइट। तो देखो, लगाने को तो आप कोई सा भी लगा सकते हो, बट यहां कॉलोकेशन का क्वेश्चन है, ये भी आता है, तो इसे हम कहेंगे शेड लाइट ऑन समथिंग, ठीक है। शेड लाइट ऑन समथिंग, किसी चीज पर लाइट डालना, प्रकाश डालना। हालांकि थ्रो लाइट ऑन समथिंग भी हो सकता है, बट सबसे बेस्ट जो है इसमें ये होता है शेड लाइट ऑन समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज को एक्सपोज करना, रिवील करना या बेहतर तरीके से क्लियर करना, सबके सामने ले आना इस चीज को, ठीक है। ये रहा शेड लाइट ऑन, पूरा फ्रेज होता है शेड लाइट ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर लाइट डालना, प्रकाश डालना। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियरर और इजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज को साफ कर देना, स्पष्ट कर देना, ठीक है, या नया खुलासा करना, जो मीनिंग अभी मैं आपको बता रहा था। चलिए जी, अब ये है आपका कॉमन एरर्स का क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कैसे सॉल्व होना था। अब आपको एकदम फील आ रहा होगा कि यार एक्चुअल में पिछली बार के सीजीएल के क्वेश्चन इसी तरीके से थे। मैं यहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन रखता तो उसका कोई फायदा नहीं था, फिर इतना जो मैं बार बार लगातार काफी टाइम से कह रहा हूं कि हम जब सीजीएल के मॉक करेंगे तो अलग फील आएगा आपको, वही चीज। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमारा एक सब्जेक्ट है बिलीफ, विश्वास। कौन सा बिलीफ? इसका मतलब वो बिलीफ दैट अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब मैं दैट के बाद की थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। बिलीफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो बिलीफ, विश्वास, कौन सा बिलीफ? ऐसा मानना कि अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव पावर्स, अगर सरकार को हमने का पूरी पावर दे दी और उस पर कोई रोकथाम नहीं लगा, वो क्या होती है? डेंजरस होती है। कब डेंजरस होती है? इन द एब्सेंस ऑफ
स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, अगर उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नहीं हुआ तो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में नहीं हुआ, अगर सरकार को ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो ये जो बिलीफ है, हैव रेज्ड कंसर्न, हैव रेज्ड सीरियस कंसर्न, इस बिलीफ ने बहुत बड़ा कंसर्न, चिंता जताई है। किसने? इस बिलीफ ने। तो यहां तक जो इंफॉर्मेशन मिली थी ये इसके बारे में मिली थी, तो ये कौन सा क्लॉज बन रहा है, ये कौन सा क्लॉज तैयार हो रहा है यहां से यहां तक? मैं इसे बैच में पढ़ा चुका हूं ये टॉपिक आपको, ठीक है। नाउन, नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिवल क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, भाई वो ये भी तो कह सकता था द बिलीफ हैज रेज्ड सीरियस कंसर्न, लेकिन नहीं, ये एडिक्विटी है, थोड़ा सा घुमाने की हमें कोशिश करती है, बट घूमेंगे नहीं हम, ठीक है। मजा आया बात में? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, 3-2 में करवा देते हैं, अब आराम से पढ़िएगा क्योंकि ये छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको। पॉज करके इसको सॉल्व करिएगा। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलो आपने इसको सॉल्व किया होगा, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखो, अगर आप इस पेपर में हैं तो अब क्या ध्यान रखेंगे? बिफोर सेम डिक्टो ऐसी वाले पी क्यू आर एस थे, सीजीएल की सारी शिफ्ट उठा लो, ऐसी पी क्यू आर एस थे, ठीक है। इट्स एडवेंट, इसके आगमन से पहले, कौन है इट्स हमें तो नहीं पता, हमें नहीं पता तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन तो गया, ए से तो आप स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पहले पता तो हो कि किसके आगमन की बात हो रही है, ठीक। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इज ऑफन हेल्ड एज, प्रिंटिंग प्रेस का जो आगमन है, जो आविष्कार है, उसको कैसे माना जाता है? एज अ वाटरशेड इन ह्यूमन हिस्ट्री, इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है किसको? प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। गटनबर्ग्स मैकेनाइज्ड प्रेस, गटनबर्ग की एक प्रेस थी, है ना, ह्यूमन प्रेस, इसने कहीं ना कहीं, हावेवर का मतलब है कि अब इससे पहले कोई बात हो चुकी है तो सी से तो स्टार्ट नहीं होगा। लिटरेसी कॉन्सिक्वेंटली आता है एंड में, यानी कि परिणाम स्वरूप लिटरेसी फैल गई बियॉन्ड द क्लॉइस्टर्ड इलीट। तो द इलीट का मतलब है वो वाला वर्ग जो पढ़ा लिखा होता है, और क्लॉइस्टर्ड का मतलब जो सबसे बिल्कुल अलग है। वहां से कहां तक फैल गई? टू द बर्जियोनिंग मिडिल क्लास, मतलब फिर केवल अमीरों को नहीं, गरीबों को भी मिलने लगी लिटरेसी। तो ये तो लास्ट में आएगा, तो डी से भी शुरुआत नहीं होगी, तो मतलब बी से ही शुरुआत हो रही है। तो यहां पर लिखा है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन है उसको हेल मतलब माना जाता है, ठीक है। तो बी से शुरुआत होगी, अब बी के बाद सी या बी के बाद ए। ए में क्या लिखा है? इसके एडवेंट से पहले, किसके एडवेंट से पहले, किसके आविष्कार की बात हो रही है? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार की। तो बी के बाद क्या ही आएगा? ए ही आएगा, आंसर यही तो होगा फिर, ठीक है। तो इसके आविष्कार से पहले किताबें जो थी वर लेबोरियसली कॉपीड, वो हाथों से कॉपी की जाती थी, है ना, बहुत मेहनत लगती थी उसमें, रेंडरिंग देम स्कार्स, और जब क्योंकि हाथ से बनती थी तो बहुत ज्यादा छपती नहीं थी, तो बहुत लिमिटेड होती थी, एंड रूइनसली कॉस्टली, और वो रूइनसली कॉस्टली का मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी, क्योंकि जो चीज कम होगी वो महंगी ज्यादा होगी। लेकिन जैसी मशीन आई फिर वो सबके पास, तो अब समझ में आ गया होगा आपको बढ़िया तरीके से, है ना। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व करेंगे, अब मैं स्टार्ट करता हूं, ओके। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले उसने कहा द कमेटी फियर्ड, कमेटी को ये डर था दैट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, कि जो ये अमेंडमेंट है वुड मिलिटेट द राइट्स ऑफ, सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि मिलिटेट जो है वो अपने आप में कैसी वर्ब है? मिलिटेट अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, आईटीवी लिख लेना। आईटीवी का मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ये अपने पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो अब यहां पर लिखा है मिलिटेट व्हाट? मिलिटेट द राइट्स,
तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता। अब आ जाओ, फिर है मिलिटेट फॉर। क्या मिलिटेट फॉर कहना सही है? नहीं, मिलिटेट के साथ आता है प्रेपोजिशन अगेंस्ट, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, मिलिटेट अगेंस्ट। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे, वुड मिलिटेट अगेंस्ट द राइट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड ट्रिगर, यहां पर लिखा है ट्रिगर और यहां पर लिखा है ट्रिगर्ड। अब ये कैसे सॉल्व करोगे? ये ऐसे सॉल्व होगा कि मॉडल जो है, एक ही तो है हेल्पिंग वर्ब, इसके पीछे पहला मेन वर्ब तो ये हो गया मिलिटेट करना, दूसरा हो गया ट्रिगर करना। तो कह रहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये क्या करेगा, ये मिलिटेट अगेंस्ट द राइट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ठीक है, ये जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स है ना, उसके उनके जो राइट्स हैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, पहला काम। दूसरा, ट्रिगर करेगा, ऑब्वियसली बात, जब खिलाफ खड़ा होगा तो प्रोटेस्ट भी होगा चारों तरफ, तो दो काम करेगा ये। तो दो काम करेगा तो वुड दिस वन, वुड दिस वन। तो जब एक हेल्पिंग वर्ब होती है और दो मेन वर्ब हमारे कंजक्शन से जुड़ी हो तो ऑब्वियस सी बात है, तो पैरेललिज्म जैसा बन जाएगा। तो अब मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म, तो यहां भी बेस फॉर्म होगी, तो यहां इसने जो है सेकंड फॉर्म लगा दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है, इसका सही उत्तर जो होगा सी होगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए जी, देखिए गलत हो जाए कोई परवाह मत करो, गलतियों से मत डरो, मेन है सीखना। चलिए, एक्टिव पैसिव का एक और क्वेश्चन, क्योंकि कई क्वेश्चन आए थे, पॉज करके सॉल्व करिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ और सिखाने की कोशिश करी है आपको कि एडिक्विटी क्या भी हरकत करती है, इस बार तुम्हें नंबर नहीं कटने देना। यहां पर लिखा है हैड बीन ट्रैकिंग, साइबर सिक्योरिटी यूनिट जो है वो ट्रैक कर रही है सस्पिशियस ऑनलाइन एक्टिविटीज को बहुत केयरफुली, कब से? कई हफ्तों से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, एडिक्विटी ने कहा हम तो सब बनाएंगे। अब तुम कितना ही चिल्लाते रहो, कितना इस पे वो कर लो, ठीक है, बट वो आंसर अपने हिसाब से ही देगा इसका। तो फिर हमने इसको बैच में पढ़ाया, बताया कि भाई अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो हम पहले, सबसे पहले क्या देखना है, अगर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो इसका सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही पैसिव बना दो, बीइंग और बीन एक साथ कर दो। अब किसी ऑप्शन में बीइंग और बीन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बीन और बीइंग दोनों दिखाई दे रहे हैं, बट समस्या क्या है कि इसकी तरफ जाने से पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, उल्टा नहीं हो सकता, वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। तो यहां सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें ये वाला ऑप्शन जो है, अगर ये हेड होता तो मैं इसको सही मार देता। एडिक्विटी में फिर मैं बता रहा हूं, मान लेना मेरी बात को, एक एक बात को जब बता रहा हूं ना, बहुत सटीक तरीके से सिखा रहा हूं। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से चलना है वहां पर, क्योंकि वो ऑप्शन में हरकतें करता है। अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वर्क का तो कोई सेंस ही नहीं है दूर दूर तक भी, इसको तो हटा दो। अगला, यहां पर है हैड बीन ट्रैक्ड और यहां पर है हैड डिस्क्रीटली ट्रैक्ड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये है सीधा पास्ट परफेक्ट और ये है पास्ट परफेक्ट, लेकिन ये पैसिव में है। ये किस में था? एक्टिव में। आपको कि भैया बीन लगा है, बीन के बाद आईएनजी लगा है, तो ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहां पर डूअर कौन है? साइबर सिक्योरिटी यूनिट, ये है डूअर। क्या कर रहा है ये ट्रैक कर रहा है क्या? सस्पिशियस ऑनलाइन एक्टिविटीज को। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट रिसीवर, तो ये एक्टिव है। एक्टिव का क्या बनना है? पैसिव बनना है। तो जब पैसिव बनना है तो ऑब्वियस सी बात है हेड के पीछे बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब हेड प्लस V3 एक्टिव वॉइस तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर होगा बी। बात समझ में आया? मतलब उसने क्या किया कि पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेसिकली आपको दिया, उसका बीन और बीइंग से बनना था, बट ये ऑप्शन गलत कर दिया। तो उसने कहा कि फिर इन ऑप्शन में से कौन सा बेहतर होगा, तो इन ऑप्शन में से पास परफेक्ट में रहेगा। तो बोला सर अगर यहां पर ये वाला भी होता और हैड बीन बीइंग भी फिर आप इसको प्रेफर करते। और यही वो खेल है जो उसने पिछले साल खेला है, बट हम हर खेल के लिए इस बार तैयार हैं उसके। ठीक है, चलो जी,
मजा आ रहा होगा होपफुली आपको, बहुत ऐसा लग रहा होगा कि यार वास्तव में कोई लेवल मिला है चीजों का। अब सीजीएल 2025 में ही ये पीक्यूआरएस पूछा, तो मैंने कहा ना कि बिल्कुल आपको एकदम रिलीवेंट चीजें लगेंगी। मैंने कुछ कुछ इसीलिए डाले हैं क्वेश्चन ताकि बिल्कुल आपको वैसे ही फील आए। चलिए अब आप इसको पढ़ लीजिए एक बार पॉज करके, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। चलो जी, आते हैं अब सॉल्यूशन पे, आते हैं भाई इसके, अब सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका। जी देखो, यहां पर लिखा है उसने दिस कैन मैनिफेस्ट। भाई दिस क्या है हमें तो नहीं पता, जब नहीं पता तो वन का ऑप्शन तो मैंने काट दिया, ये ऑप्शन तो चला गया। फिर इसने कहा कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, तो इसका मतलब परिणाम स्वरूप तीन तो ऑप्शन में ही नहीं है। दीज इकोसिस्टम, सॉरी दीज सिस्टम्स, कौन से सिस्टम्स की बात कर रहा है, हमें तो नहीं पता कौन से सिस्टम की बात कर रहा है। प्रोनाउन उसने क्या, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर दिया है यहां पर, दीज सिस्टम्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज, ये वाले सिस्टम, कौन से सिस्टम, इसका जिक्र पहले कहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब फोर्थ से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि टू से स्टार्ट होगा। अब दो के बाद या तो आएगा एक, या दो के बाद आएगा चार, तो सबसे पहले आप दो को पढ़ लो। एल्गोरिथम जो होते हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, ऑफन कंट्रीब्यूट टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। एल्गोरिथम का इतना बुरा हाल है सोशल मीडिया पे कि लोगों के ओपिनियन ही बदल जाते हैं, किसी का ओपिनियन कुछ और, किसी का कुछ और ये एल्गोरिथम की वजह से होता है। तो एल्गोरिथम्स की वजह से सब लोगों के ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। दीज सिस्टम्स आर और ये इसलिए डिजाइन किए जाते हैं टू मैक्सिमाइज एंगेजमेंट बाय फीडिंग यूजर्स कंटेंट सिमिलर टू व्हाट दे हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विद, उनको वही दिखाया जाता है जो उन्होंने पहले देखा होता है। दीज सिस्टम्स, कौन से सिस्टम्स, ये जो एल्गोरिथम है, तो दो के बाद क्या आ जाएगा, चार, तो सीधी सी बात है इसका सही उत्तर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ओके, सॉल्व किया होगा, अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा आपको परेशानी सी होगी, अजीब सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, और ऐसा नहीं है एमटीएस और सीएचएसएल में भी कमी नहीं की उसने, वहां भी ठीक ठाक चीजें दी। वहां पर क्या था कि क्वेश्चंस सीधे सीधे ना टीसीएस वाले नहीं थे, मतलब थोड़ा सा कुछ अलग सोचना था। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखो, हमने पढ़ा है इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, एक्स वाई जेड, ये सब कुछ है ना, लेकिन उसने अनकाउंटेबल नाउन का भी एरर दिया, तो थोड़ा अलग हटके दिया। ऑफेंस अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आता, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बट हमें ऑफेंस का पता था या नहीं, उसके बिहाफ पे डिपेंड करता था क्वेश्चन। कहने को कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने कहा ना इजी है, बहुत टफ नहीं है। हो सकता है हमसे गलतियां हो रही हो आज, बट मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि आप ये मॉक टेस्ट हर दिन करोगे, आप यूं कहोगे सर सारा पढ़ना एक तरफ, बट ये बवाल जो स्टार्ट किया ये एक तरफ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे थोड़ी ना कि मैं कुछ भी चीज उठा के और रख दी, ये मॉक टेस्ट मैं डिजाइन कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज, तो बहुत सोच समझ के एक एक चीज को। तो फिर आपके लिए मैंने ये रखा है यहां पर, और मैंने ये रिसर्च करके चेक किया कि सबसे पहले कौन से वो वर्ड्स हैं जो पहले आते थे और अब कौन से इस बार दिए उसने। स्टेशनरी, फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ज्वेलरी, बैगेज, नॉलेज, मनी, मशीनरी, एविडेंस, सीनरी, पॉटरी, डस्ट, इक्विपमेंट, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट्स में लिख लेना, और नहीं लिखना है तो बुक आप लोगों के पास है, मैंने उसका एक कॉन्सेप्ट दिया अनकाउंटेबल नाउन का, वो ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बुक के अंदर, कॉन्सेप्ट बुक में ये सारे मिलेंगे आपको। ये फायदा कॉन्सेप्ट बुक का है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है सीधा वहीं पे जाओ और उसकी पूरी अटॉप्सी कर दो। ठीक, अब ये दिया हुआ है 2025 में, ऑफेंस दिया हुआ है 2025 में, एक्सपेंडिचर दिया 2025 में, टेम्पर दिया 2025 में, और फीडबैक दिया 2025 में। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अनकाउंटेबल तो दिए हैं बट इस बार थोड़ा अलग दिया है ना? चलिए जी,
तो इनको लिखना। नेक्स्ट, सिनोनियम बताना है आपको। पॉज करके सॉल्व करिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इंसीडियस क्या होता है? इंसीडियस होता है कोई चीज जब आपको इंटरनली हार्म करती है, अंदरूनी, जैसे कैंसर इज एन इंसीडियस डिजीज, तो आपको अंदर अंदर से नुकसान पहुंचाती है, तो सिनोनियम पूछा है तो हार्मफुल हो जाएगा। कॉशियस का मतलब होता है अलर्ट। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्यूरियस का मतलब होता है एक्साइटेड, ईगर, उत्सुक। और ईडल का मतलब होता है लेजी, अनऑक्यूपाइड, जिसपे कोई काम धंधा ना हो। ठीक है, तो इंसीडियस का मतलब हानिकारक भी है ना। ट्रेचरस, डिसलॉयल, धोखेबाज, ये भी हो जाता है। डेंजरस। कॉशियस, केयरफुल। अलर्ट, वॉचफुल, सतर्क। क्यूरियस, जानने का इच्छुक, इनक्यूजिटिव, ईगर, इंटरेस्टेड। इडल, लेजी, आलसी, लेथार्जिक, इनएक्टिव, और जिसपे कोई काम धंधा ना हो वो भी होता है। ठीक है, अनऑक्यूपाइड या अनएम्प्लॉयड। 12, चलिए स्टार्ट करते हैं। द चीफ इंजीनियर रिकमेंडेड रिप्लेसिंग द ऑब्सोलीट पार्ट, रिपेयरिंग इट। इसका क्या मतलब है? अब जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो मैक्सिमम बच्चों ने आप में से ज्यादातर इसको मोर, क्योंकि मोर के साथ ही देन लगता है, ये वाला लॉजिक के साथ किया होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मोर देन वर्सेस रादर देन में क्या फर्क होता है। देखिए, मोर देन फोकस करता है कंपैरिजन में, ये फोकस करता है प्रेफरेंस, चॉइस। मैं ये करना पसंद करूंगा रादर देन उसके हम कंपैरिजन में। तो जब हम चॉइस की बात कर रहे होते हैं, चॉइस के केस में रादर देन यूज होता है। यहां पर उसने कहा, चीफ इंजीनियर ने ये सलाह दी, क्या सलाह दी? कि भाई रिप्लेस किया जाए ऑब्सोलीट पार्ट को, उसे रिप्लेस कर दो। ठीक है, किस, कौन सा पार्ट प्रिफर करना है? ये वाला काम करना है, किसके कंपैरिजन में? रिपेयर करने के। तो यहां पर प्रेफरेंस दिखा रहा है कि भाई ये वाला काम करो, ये ज्यादा बेहतर है। यहां पर किसी क्वांटिटी और वो नहीं बता रहा है कि भाई इतने रुपए ज्यादा। यहां पर क्या है? प्रेफरेंस है, चॉइस है। उसने रिकमेंड किया कि ये चीज सही है, इसको फॉलो करो, ना कि इसको। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो रादर देन होगा। ठीक, तो रादर देन और मोर देन में क्या फर्क है? मोर देन सिर्फ क्या दिखाता है? कंपैरिजन या क्वांटिटी। रादर देन जो है वो चॉइस या प्रेफरेंस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू वॉक रादर देन टेक अ टैक्सी। उसने, उसकी चॉइस क्या है? कि वो पैदल चलेगा, टैक्सी नहीं लेगा। तो आप ये नहीं कहोगे ही डिसाइडेड टू वॉक मोर देन, आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, चॉइस दिखा रहे हो। दिस बुक कॉस्ट मोर देन 500, 500 से ज्यादा। तो आप यहां क्वांटिटी दिखा रहे हो कि भाई कितनी, 500 से ज्यादा। बात समझ में आया? तो ये है आपका डिफरेंस। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन आया है आपका नरेशन का। वैसे तो क्वेश्चन किसी शिफ्ट में दो भी थे, बट मैंने इसमें एक ही डाला है। चलिए, इसको सीन टू करके दिखाइए इनको, ताकि अच्छे से पढ़ सके। पॉज कर लो, आराम से इसको पढ़ो, पहले सॉल्व करो। चलिए, मैं इसका सॉल्यूशन अब स्टार्ट करता हूं, लाइए जी। द एचआर मैनेजर सेड टू मी, एचआर मैनेजर ने मुझसे पूछा, व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव। इसमें सारा खेल जो था बच्चों वो यहीं फंसा हुआ था, और इसी क्वेश्चन को आपने गलत किया है, जो मैं फील कर पा रहा हूं। देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं कहूं डू यू प्ले, ये कौन सा टेंस है? आप कहोगे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैंने कहा इसको, ये इंटेरोगेटिव है, इसको एसर्टिव में बनाना है, क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव से एसर्टिव बनाना होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट मान लो यू, ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी का मान लो आई, मान लिया मैंने यहां पर आई। आई कह दो, वी कह दो, जो भी है, आई। अब या तो मेरे पास एक ऑप्शन है आई डिड प्ले कहने का, लेकिन ये इंटेरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब सही था, बट असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब थोड़ी आएगा। तो डिड और प्ले को काट के मैं क्या करूंगा? आई प्लेड करूंगा। बात समझ में आ गया? ऐसे ही मैंने कहा डू यू हैव, डू यू हैव, तो इंटेरोगेटिव में क्या करूंगा? आई डिड हैव, आई डिड हैव। या ये तो गलत है, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसको काट के आई हैड। जैसे प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड थी, ऐसे ही हैव की सेकंड फॉर्म हैड है। तो जब ये अकेला आएगा तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, तो इसी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी थी यहां पर। ठीक है, तो जो तुमने डू का देख के सीधा डिड आंसर मारा है ना, डिड हैड,
डिड हैव, ये डिड तो आएगा ही नहीं दोस्त। ठीक, अब बचे दो ऑप्शन, एक यहां पर था हैड हैड और एक यहां पर है हैड। एक हैड का मतलब है अगर अकेला है तो ये मेन वर्ब होगा, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। और ये दो हेड हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज किस में चेंज होगा? बताओ बताओ बताओ, कमेंट में बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यहां डिड होता, अगर यहां डिड होता तो पास्ट इंडेफिनिट होता, फिर पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते बताओ? पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते पास्ट परफेक्ट में। बट अब यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में। ईमानदारी से बताना ये क्वेश्चन किसका सही हुआ और कैसा लगा क्वेश्चन, और क्या आपने मान लिया इस बात को कि नहीं यार ये तो आप ही बना सकते हो इस चीज के लिए। जब शिद्दत बहुत ज्यादा लग जाए तो फिर ऐसे बवाल चीजें तैयार होती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पज है आपके अंदर जितनी भी चीजें हैं, कंफ्यूजन है, सब कुछ जो वो गलत करा सकता है उसको निकालना। लो जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते आंसर लगा दोगे, पॉज करके आंसर लगाओ। उसका प्रमोशन जो था वो किस पर निर्भर कर रहा था कि एनुअल रिव्यू का आउटकम क्या होगा? तो कॉन्टिंजेंट ऑन, कॉन्टिंजेंट ऑन का मतलब क्या होगा? कॉन्टिंजेंट ऑन का मतलब होगा डिपेंडेंट ऑन, किसी चीज पर निर्भर होना। ठीक, तो ये है कॉन्टिंजेंट ऑन का मतलब डिपेंडेंट ऑन। इडियम्स, टू कैरी कॉल टू न्यू कैसल, क्या मतलब है इसका? चलो स्टार्ट करते हैं। टू कैरी कॉल टू न्यू कैसल का मतलब है कोई चीज अननेसेसरीली करना। अननेसेसरीली मतलब, जैसे मान लो सपोज करो एक लाइब्रेरी है और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें किताबें हैं और मैं वहां पर किताबें ही एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं जहां पर ऑलरेडी कोई चीज है पहले से ही प्रचुर मात्रा में, मैं वहां एक्स्ट्रा चीज लेके जा रहा हूं। मान लो कोई मैथ्स का टीचर है और मैं उसको कह रहा हूं कि तू ये फॉर्मूला लर्न कर ले, तो मतलब बेकार की चीज है ना भाई, उसके पास पहले उसका ज्ञान है। तो डू समथिंग अननेसेसरीली, किसी ने ये तो नहीं कि लंबा सा मार दिया हो देख के, तुम बहुत ढूंढते हो लंबा सा ऑप्शन है ना, पता नहीं कहां से तुम लोग के दिमाग में आता है ये। तो कैरी कॉल टू न्यू कैसल का मतलब होता है क्या करना? कुछ ऐसा काम करना जिसकी कोई आवश्यकता ना हो, जहां किसी चीज की पहले से ही बहुत अधिक मात्रा हो वहां वही चीज को ले जाना, यानी कि बेकार का काम करना, व्यर्थ का काम करना। ठीक है, चलिए जी। स्पेलिंग एरर्स, अब ये मत कहना कि इतने टफ क्यों, सच बताऊं ये तो कुछ भी टफ नहीं है। जिस हिसाब के पिछले साल स्पेलिंग दिए हैं ये कुछ भी टफ नहीं है, उसमें से मैंने थोड़ा इजी वाला ही चूज किया है अभी। साइको फार्माकोलॉजी, साइको फार्माकोलॉजी, फार्मा PHARMA, PHARMA। ठीक है, साइको, PSYCHO, PSYCHO, PHARMA, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो फार्मा PHARMACOLOGY, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है साइकोफार्माकोलॉजी? होता है ड्रग इफेक्ट। ठीक, द स्टडी ऑफ, किस चीज का अध्ययन कि कैसे ड्रग्स जो है वो प्रभावित करते हैं माइंड को, इंसान के माइंड को, कैसे ड्रग्स, ड्रग्स लेते हैं ना तो आपने देखा होगा ऐसे लोगों का बिल्कुल मूड अलग रहता है, सुन रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, मूड को कैसे इफेक्ट करते हैं, उनके बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करते हैं, इस स्टडी को हम लोग कहते हैं साइको फार्माकोलॉजी। ठीक, चलिए जी, एक और इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, और मैं हर सेट में चेंज करूंगा, जैसे इसमें दो इंप्रूवमेंट दे दिया ना तो अगले में हो सकता है दो नरेशन कर दूं, एक कम कर दूं। ठीक है, इस तरीके से चेंज करेंगे। ओके, पॉज एंड सॉल्व, नाउ स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए था नो अदर का। नो अदर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी हम नो अदर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर उसके बाद सो ऑब्लिक एज, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन है, तो सो ऑब्लिक एज होगा, फिर यहां पर एज होगा, फिर यहां पर सब्जेक्ट टू होगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। अब इसमें कई बार क्या होता है हमारे माइंड में कि यार हमने यहां पर मोर देखा तो हमें लगा कि मोर के साथ देन का पेयर बनाओ, देखो मोर के साथ देन बना तो दोगे तुम, है ना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो नो अदर में मोर देन आता ही नहीं है।
तो इसीलिए अगर मोर के साथ देन का पेयर बनाया तो ये गलत है। सो के साथ देन भी नहीं बनेगा। हाँ, ये हो सकता था सो के साथ एज बन जाता, मोर के साथ एज नहीं बनेगा, तो सीधा सा बनेगा एज का पेयर बनेगा, और इसकी वजह से क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे। अगर ये वाला पॉइंट था तो फिर क्लियर आंसर हो जाना था। ठीक। चलिए जी, आपसे पूछा है यहां पर एंटोनियम किसका? इंट्रांसिजेंट का। इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है? डिसओबीडियंट, जो आपकी बात को नहीं मानता है। तो वो तो ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, जो कि सिनोनियम है अपने आप में। लेकिन उसने एंटोनियम पूछा है तो आंसर होगा प्लाइंट। प्लाइंट होता है जो बात को मान लेता है, विलिंग टू एक्सेप्ट। आर्टफुल होता है क्लेवर, चालाक बंदा, जैसे आर्टलेस। आर्टलेस मतलब सिंपल सोबर बंदा, गलीबल, क्रेडुलस। कैलस क्या होता है? कठोर, हार्टलेस, निर्दयी, है ना। और आर्टफुल क्या हो जाएगा? चालाक। ठीक है। तो इंट्रांसिजेंट का मतलब ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जिद्दी। कैलस मतलब क्रूअल, हार्टलेस, इनसेंसिटिव। आर्टफुल, क्राफ्टी, कनिंग, स्लाई, चालाक। प्लाइंट बंदा जो बात को मान लेता है, फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल, कॉम्प्लाइंट, और एक वर्ड इसमें आता है एमिनेबल, ये पिछले साल आया था एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब भी यही होता है जो आपकी बात को मान जाए इजीली। ठीक है। चलिए, अब आगे लास्ट में पैसेज, पैसेज को लास्ट में करते हैं। अभी इसके पहले जो है हम आपको पहले ये करा देते हैं, पैसेज आप लास्ट में करना। ठीक है। आ जाओ। 24 और 25, ये दो क्वेश्चन हमने कवर करने हैं। ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ रेडिकल इक्वालिटी कॉन्सेप्ट? मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम सभी को समान अवसर देना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं इगैलिटेरियनिज्म। ई जी ए, इगैली, टी ए आर, ई जी ए, इगैली, एल आई, ई जी ए, एल आई, टी ए, गलत है। तो इगैलिटेरियनिज्म, इगैलिटेरियन व्यक्ति वही होता है जो सबको समान अवसर देना चाहता है, और ऐसे ही इगैलिटेरियनिज्म होता है सबको बराबर मानने का सिद्धांत या प्रिंसिपल। ठीक। और ये मत, फिर मैं कह रहा हूं, ये बिल्कुल मत कह देना कि टफ है या नहीं आता है ऐसा। कल को मॉक टेस्ट में फिर सब पे वो लिख के ले आऊंगा। ठीक है। आते हैं यही आते हैं, ऐसा ही आ रहा है पेपर एडिक्विटी का। और ये तो सीजीएल का भी नहीं है। ठीक है, तो सीएचएसएल उसका ही है, एमटीएस का ही। तो मैंने कहा ना, लेवल मैंने हल्का रखा है, अगले में और बढ़ जाएगा। डरना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, सिटिंग ऑन द फेंस, क्या होता है सिटिंग ऑन द फेंस? पॉज करके पढ़ो, निकालो। तो चलिए मैं बता देता हूं अब। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है टू रिमेन अनडिसाइडेड, मतलब जब आप इस पक्ष को भी नहीं बैठते उस पक्ष में बैठे, न्यूट्रल रहते हो, ना इस पक्ष की ना उस पक्ष की। तो आप क्या है? आप फेंस पे बैठ गए, ना मैं इधर कूदूंगा ना उधर कूदूंगा, अनडिसाइडेड रहूंगा। चलिए जी, अब आते हैं पैसेज की तरफ। पैसेज की तरफ मूव करते हैं, और पैसेज किस टाइप के एक्चुअल में एडिक्विटी पूछती है, वो ये तरीका है। ठीक है, वो ये पैसेज हैं जिस टाइप की पूछती है। बिल्कुल घबराना मत, मुझे पता है समझ में नहीं आएगा, परेशानी होगी। ठीक है, लेकिन लड़ना है। मैं एक बार आपको पूरा पैसेज दिखा देता हूं, पॉज करके पूरा पढ़ लेना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक। चलिए जी, पॉज कर लो इसको। आप पूरा पॉज करके पढ़ के और क्वेश्चन के आंसर निकाल लो।
फिर मैं जो हूं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। चलिए, अब आप इसको एक बार फटाफट साथ के साथ जो है चेक करते चलो। मान सकता हूं कि आपको टफ लग रहा होगा, बट दोस्तों इसी लेवल का ही पैसेज आया। ठीक है, आप साथ के साथ मेरे देखते चलना फटाफट। और ये बहुत, मतलब पता है क्या, इस टाइप के पैसेज में अगर आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो निकलेगा नहीं आपसे। ठीक है, क्योंकि सारे ही पैसेज इसी तरीके से थे। एडिक्विटी ने सारे पैसेज न केवल सीजीएल में बल्कि सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सब में इसी टाइप के दे रखे थे। ठीक है, चलो अब देखो जरा। वाइल, जबकि एजुकेशन एंड विजडम आर ऑफन कन्फ्लेटेड इन कॉलोक्वल डिस्कोर्स। अब सबसे पहले कॉलोक्वल डिस्कोर्स क्या होता है, कन्फ्लेटेड क्या होता है, क्या है इन दोनों का मतलब। देखो वो यहां कहना क्या चाह रहा है, वो सीधी सी बात बोलना चाह रहा है कि जबकि एजुकेशन और विजडम जो है उनको अक्सर क्या किया जाता है, उनको अक्सर ऐसा माना जाता है कि यार ये दोनों जो हैं वो एक ही चीज है। ठीक है, उन्हें बोलचाल की भाषा में सेम ही समझ लेते हैं। उनको अक्सर कन्फ्लेट कर दिया जाता है, मतलब एक ही साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे अलग अलग चीजें हैं? अ डिसर्निंग माइंड, मतलब एक व्यक्ति जिसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, परसीव्स, वो समझता है। क्या समझता है? अ फंडामेंटल डाइवर्जेंस बिटवीन द टू, कि भाई इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस है। किसके बीच में? यह लड़ाई किस किस की है? एजुकेशन की और विजडम। ये दोनों वर्ड जो है सेम नहीं है, ये दोनों वर्ड अलग अलग है। एजुकेशन इज द फॉर्मल एक्विजिशन। एजुकेशन का मतलब है फॉर्मली क्या लेना, एक्विजिशन क्या लेना, नॉलेज। अगर आपने नॉलेज ले लिया तो ये एजुकेशन होता है। ठीक है, ऑफन मेजर्ड थ्रू डिग्रीज। तो किससे नापा जाता है एजुकेशन को? कि भाई आपने नॉलेज ली किसके माध्यम से? डिग्री के माध्यम से, एकेडमिक एकोलेट्स के माध्यम से, है ना, आपने स्कूल कॉलेज में अवार्ड मिल गया आपको। एंड प्रोफिशिएंसी इन स्ट्रक्चर डिसिप्लिन, और एक स्ट्रक्चर डिसिप्लिन में आपके अंदर क्या है? प्रोफिशिएंसी है। तो ये बात बोलना चाह रहा है कि भाई एजुकेशन तो ये चीज होती है कि आपने स्कूल में, कॉलेज में, है ना, अलग अलग तरीके से ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर लिया। बस ये कह रहा है, आप स्किल्ड हो गए हैं, है ना। इट इज डिलीवर्ड थ्रू सिस्टमेटिक करिकुलम, करिकुलम का प्लूरल होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड असेसमेंट एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स। तो इट यहां पर अभी भी किसकी बात कर रहा है? एजुकेशन की ही बात कर रहा है कि ये जो है किस किस तरीके से दिया जाता है। बस सीधी सी बात है, करिकुलम, इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट, यानी कि जो हम स्कूल कॉलेज में जो हमारा आकलन होता है उससे, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, यानी कि जो आपकी जो थ्योरी वगैरह आपको रटाई जाती है उसके बारे में बात कर रहा है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब विपरीत। यहां पर जो बातें होने वाली हैं वो विपरीत होने वाली हैं कि विजडम में क्या है, विजडम हमें क्या सिखाता है। चलो जी आगे बढ़ेंगे। बाकी ये आपकी नॉलेज के लिए, आपको लर्न करने के लिए, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में आप कुछ ना कुछ सीखो। ये मैंने आपको यहाँ पर वर्ड्स दे दिए हैं, इन्हें आप खुद से कर लेना कि भाई कन्फ्लेट का मतलब क्या है, एक समझ लेना, मतलब मिक्स मान लेना। कॉलोकल डिस्कोर्स का मतलब क्या है? बोलचाल की भाषा, है ना। डिसर्निंग का मतलब क्या है? यानी कि जो बंदा चीजों को जज कर सके अच्छे से। परसीव का मतलब क्या है? समझना। फंडामेंटल क्या होता है? बेसिक। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डिफरेंस। एक्विजिशन का मतलब प्राप्त करना, है ना। एकेडमिक एक्कोलेड का मतलब है इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स, जो आपको स्कूल कॉलेज में मिलते हैं, उसकी बात हो रही है। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या है? स्किल या एबिलिटी, योग्यता। और स्ट्रक्चर डिसिप्लिन का मतलब क्या है? यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट्स, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिए जाते हैं कॉलेज में, उसकी बात कर रहा है। सिस्टमेटिक करिकुला का मतलब क्या है? जो कोर्स आपको दिए जाते हैं कॉलेजेस में। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड असेसमेंट का मतलब क्या है? यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस, स्कूल कॉलेज आपका मूल्यांकन करते हैं उसकी बात हो रही है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? जो थ्योरी आपको रटाई जाती है ना, बेसिक थ्योरीज या कॉन्सेप्ट। और विजडम, ये तो हम बात ही कर रहे हैं। विजडम एक्चुअल में होता क्या है? देखिए,
एजुकेशन का मतलब है नॉलेज ले लेना, लेकिन विजडम का मतलब है गुड जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो दोनों में फर्क है। नॉलेज तो कोई भी ले लेगा, लेकिन विजडम कब आता है? विजडम आता है आपके एक्सपीरियंस से। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप चीजों को अच्छे जज करते हो, तो आपके अंदर विजडम आएगा। अब इसके बाद क्या था? विजडम ट्रांसेंड्स दिस रिजिडिटी। विजडम जो है इस रिजिडिटी से बहुत आगे है, ठीक है। इट इज द जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। विजडम का मतलब है कि नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है रियल लाइफ में। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट का यही मतलब है, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एनरिच्ड बाय एक्सपीरियंस, यानी कि ये कैसे आता है? ये आपके पास एक्सपीरियंस से आता है। कौन आता है? विजडम। विजडम रट के नहीं आता, विजडम आते है आपके अंदर एक्सपीरियंस से, इंट्रोस्पेक्शन से आएगा। आत्मविश्लेषण करोगे, बैठ के सोचोगे तब। इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए आपके अंदर। एन इंडिविजुअल मे बी एक्सटेंसिवली एजुकेटेड, बहुत ज्यादा एजुकेटेड एक व्यक्ति हो सकता है, यट उसके बावजूद भी रिमेन बिरेफ्ट ऑफ विजडम, फिर भी वो, बिरेफ्ट का मतलब है वंचित। तो वही चीज है, एक सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया होगा आपको कि भाई एक इंसान पे नॉलेज हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है विजडम हो। इफ दे लैक द डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट का मतलब है चीजों को पहचानना, समझना, जज करना, टू अप्लाई देयर लर्निंग एथिकली, कि जो उन्होंने सीखा है उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। एथिकली मतलब मॉरली और इफेक्टिवली, अच्छे से। तो समझने की पैराग्राफ किस तरफ जा रहा है, समझ में तो चीजें लगभग यहीं से आ जाएंगी आपको। अब इसका उल्टा क्या है? कन्वर्सली, मैनी वाइज इंडिविजुअल, बहुत सारे ज्ञानी लोग जो हैं, जैसे कि फार्मर्स, आर्टिसेंस, बड़े लोग, मे नॉट पजेस फॉर्मल एजुकेशन, उनके पास स्कूल कॉलेज की एजुकेशन भले ही ना हो, बट देयर डिसीजंस, उनके जो डिसीजंस है ना, वो दर्शाते हैं। एग्जिबिट का मतलब दर्शाना। देखो इसीलिए वोकैब इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मुझे यहाँ वोकैब इंपॉर्टेंट है, तो मैं फटाफट बता रहा हूं आपको, पेपर में वहां वोकैब होंगी तो ये आपको आती चली जाएंगी, और इसीलिए मैं हर उसकी वोकैब लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है जी। तो उनके जो डिसीजन है, भले उनके पास ये एजुकेशन ना हो, लेकिन उनके डिसीजन ये दर्शाते हैं कि प्रूडेंस एंड सेगेसिटी, यानी कि बुद्धि, कल्टीवेटेड थ्रू कल्टीवेटेड थ्रू लाइव्ड रियलिटीज, मतलब लाइव रियलिटीज का मतलब है जिंदगी की सच्चाइयों से उनको जो नॉलेज मिली है वो दर्शाया जाता है, उनके डिसीजन से ये दिखाया जाता है ना, उससे निकल के आता है। 10 इस प्रकार एजुकेशन इक्विप्स, एजुकेशन जो है वो क्या करती है? इक्विप करती है, किसको? माइंड को इक्विप करती है, कल्टीवेट करती है। बट विजडम एनरिच द सोल, तो एजुकेशन किसको इक्विप कर रही है? माइंड को, ठीक है। लेकिन विजडम जो है वो किसको एनरिच करती है? सोल को, आत्मा को। आ जाओ जी। ट्रांसेंड का मतलब गो बियॉन्ड द लिमिट। रिजिडिटी का मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना, है ना, कि भाई यही है तो बस यही है। जुडिशियस, वाइज, सेंसिबल। एप्लीकेशन का मतलब है प्रैक्टिकल यूज। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? सिचुएशंस ऑफ एक्चुअल लाइफ। रियल लाइफ बता ही दिया मैंने कि भाई एक्चुअल लाइफ के बारे में। एनरिच करना मतलब बेहतर करना। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण करना। एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा। बिरेफ्ट ऑफ, वंचित होना। डिसर्नमेंट का मतलब है एबिलिटी टू जज, अच्छे से चीजों को जज करने की योग्यता। एथिकली मतलब मॉरली। इफेक्टिवली मतलब अच्छे से। कन्वर्सली मतलब ऑन द अदर हैंड, विपरीत। आर्टिसंस स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, कारीगर वगैरह। फॉर्मल एजुकेशन कैसी होती है? जो स्कूल कॉलेज में मिलती है। प्रूडेंस होता है केयरफुल होना, है ना। सेगेसिटी, विजडम, बुद्धि। कल्टीवेटेड मतलब किसी चीज को धीरे धीरे जो पैदा किया गया हो, विकसित किया गया हो। लाइव रियलिटीज होती है रियल लाइफ एक्सपीरियंस। इक्विप करना मतलब प्रिपेयर करना, किसी चीज को सक्षम बनाना। और एनरिच करना मतलब उसको बेहतर करना, ठीक है जी। अब इसके आगे उसने क्या कहा? इन एन एरा, देखो मैं फिर बता रहा हूं, यहां हो सकता है कि आपको लंबा सा लगे, थोड़ा सा टफ लगे, बोरिंग लगे, बट दोस्त मैं चाहता तो 4 2 लाइन का वो लेके आ जाता यार, क्योंकि मुझे भी पता है कि चीजें बिल्कुल आसान हैं, बच्चे कर लेंगे, इजी चीजें पसंद होती हैं। बट मैं तो कुछ और ही ठान के बैठा हूं ना। मुझे तो इस बार सिलेक्शन की बाड़ लगानी है, तो उसके लिए तो फिर स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आएगा, पैसेज वो सबसे ज्यादा दे रहा है, वो नीचे करेगा ही नहीं अपना स्तर। तो मैं अभी गालियां खा लूंगा वो ज्यादा बेहतर है। इन एन एरा, अभी जो एक समय, आज का जो युग चल रहा है, डोमिनेटेड बाय इंफॉर्मेशन,
तो इस एरा में ये डोमिनेट है किससे? इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो इस युग में। एंड एल्गोरिथम थिंकिंग, तो ये कौन सा एरा चल रहा है? वो एरा जो कि डोमिनेट है इंफॉर्मेशन ओवरलोड से, मतलब जिस जहां पर चारों तरफ इंफॉर्मेशन है। और एल्गोरिथम थिंकिंग है, मतलब खुद की थिंकिंग नहीं है, जो एल्गोरिथम चलाता है वही थिंकिंग है लोगों की बन जाती है। द सिज्म, ये जो दरार है किसके बीच में? बिटवीन द टू, किस किस के बीच में? एजुकेशन और विजडम के बीच में, ये बहुत चौड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, ये कम नहीं हो रही है। एजुकेशनल संस्थान जो हैं वो अक्सर प्रायोरिटी देते हैं रोट लर्निंग को, रोट मेमोराइजेशन को, रटवाते हैं। अब देखो आ रहा है ना समझ में धीरे धीरे, स्टार्टिंग में भले ही लग रहा होगा आपको टफ, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा। तो वो रटने पे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग ओवर क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब टेस्ट करने पे ज्यादा फोकस है, किसके कंपैरिजन में? क्रिटिकल थिंकिंग के एंड मॉरल रीजनिंग के। लॉजिकल चीजें नहीं वो पैदा करना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज का तो यही काम है। कॉन्सिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप समाज जो है वो पैदा करता है ऐसे लोगों को जो प्रोफिशिएंट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सॉल्व तो हर लेंगे, लेकिन डेफिशिएंट होते हैं, डिसीजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ऐसे डिसीजन जिनमें एम्पैथी की जरूरत होती है, मतलब दूसरों की भावना को समझने की जरूरत होती है। पेशेंस नहीं होता लोगों में, पहचान नहीं पाते कि भविष्य में पहले से पहले की क्या होना है, क्या करना है। विजडम, बीइंग इनेटली ह्यूमन, विजडम जो है वो इंसान के अंदर होती है, ठीक है, अंदर कल्टीवेटेड होती है। कैन नॉट बी डाउनलोडेड, इसको देखो, नॉलेज को तो डाउनलोड करके सीख सकते हो, बट विजडम को नहीं सीख सकते डाउनलोड करके। फास्ट ट्रैक नहीं है, धीरे धीरे आती है। इट इज अर्न, इसको अर्न किया जाता है, किसके थ्रू? ट्रायल के थ्रू। बार बार ट्रायल करोगे, फेल हो जाओगे, है ना, रिफ्लेक्शन सोचोगे, एंड अ नर्स्ड अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ही डेलिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। तो समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहा है आपसे? फर्दर मोर, अब ये तो बता ही दिया उसने, और एक्स्ट्रा। अच्छा, इसके बाद ये वर्ड्स हैं, जब वो तो मैंने भी बता दिया जब सबका मीनिंग यहां पर, तो अभी तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आप बाद के लिए बता दिया मैंने, पढ़ लेना इसको, ठीक है। वाइल एजुकेशन इज टेम्परेली बाउंडेड, जबकि एक तरफ अगर हम देखें तो एजुकेशन जो है वो टेम्परेली बाउंडेड है, परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए है। एंडिंग विद फॉर्मल स्कूलिंग, मतलब ये कहां तक, कहां जाके खत्म हो जाती है? फॉर्मल स्कूलिंग में, या एकेडमिक माइलस्टोन्स कि हाँ भाई 90% मार्क्स आ गए, है ना, बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ क्या है भाई? दूसरी तरफ है कि विजडम इज अ लाइफ लॉन्ग परस्यूट। विजडम जो है ये तो पूरी जीवन भर चलने वाली चीज है। इट डज नॉट बोस्ट सर्टिफिकेट, और विजडम जो है, सर्टिफिकेट का मतलब समझ रहे हैं, ये डिग्री की बात नहीं करती है, ठीक है, विजडम के पास सर्टिफिकेट नहीं होते, बट ये मैनिफेस्ट करता है इन ह्यूमिलिटी। ये किसके अंदर है? ह्यूमिलिटी, आपकी पोलाइटनेस में, एथिकल कंसिस्टेंसी में, और एबिलिटी टू नेविगेट एम्बिग्यूटी विद ग्रेस, और आसानी से किसी मुसीबत से निकला कैसे जाए, ये किसके अंदर है? विजडम के अंदर। और फाइनली अल्टीमेटली द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म है वो लाई करती है नॉट मेयरली इन नोइंग व्हाट इज राइट, ना ये जानने में नहीं है कि सही क्या है, बट किसमें है? इन कंसिस्टेंटली चूजिंग टू डू इट। तो इसमें नहीं है कि सही क्या है, बल्कि चूज करने में है। समझ में आया कि असली इंटेलिजेंस जो है वो केवल जानने में नहीं है कि सही क्या है, बल्कि क्या है? बार बार सही काम क्या है इसको चुनने में है। स्पेशली व्हेन इट इज इनकन्वीनियंट, तब जब आप मुसीबत में हो, ठीक है, जब चीजें आपके विपरीत ना हो। तो ये काम है किसका? विजडम का। पैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग था ये, है ना, वो तो आपको बस शब्दों ने परेशान किया है, अदरवाइज देखा जाए तो ये टफ नहीं है। अब मुझे आप इसके जो है, होपफुली आपने जो है लगाया ही होगा इसका आंसर, ठीक है, तो अब मुझे इसके फटाफट आंसर बता सकते हो, ठीक। लेकिन आप ये तो कहोगे कि यार भैया आपने अगर पढ़ा अभी तो ये तो फटाफट निकल गया, बट हम इसको वहां कैसे निकालेंगे? हम कैसे? तो देखिए, एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक। चलो, तो मैं बताता हूं फटाफट कि भाई क्या क्या आंसर होने वाला है। देखो, पैसेज के अनुसार विजडम कैसे एक्वायर किया जाता है, तो सीधी सी बात है, टेक्स्ट बुक से तो नहीं आता,
इमोशनली डिटैचमेंट से भी नहीं आता है, एल्गोरिथम थिंकिंग से तो विजडम कहाँ आएगा यार। ये आता है एक्सपीरियंस से धीरे धीरे, और सोच विचार रिफ्लेक्शन से आता है, विचार करने से। वट डज द ऑथर मीन बाय विजडम एनरिचेज सोल? विजडम सोल को एनरिच करती है, इस बात से क्या मतलब है, मतलब ऑथर का इस बात से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो आपके अंदर की जो अंतरात्मा है उसको फॉस्टर करता है, बेहतर करता है, डीपर मॉरल इंसाइट। ठीक है, आप मॉरली आपको जो है वो बेहतर बनाता है। ठीक है, आपकी सोच को, आपकी समझ को। हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन बी वाइज डिस्पाइट? कौन, ऑथर ने किसका जिक्र किया है इसमें? एल्डर्स का और आर्टिसेंस का जिक्र किया है इसमें। व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट ड्रॉन इन द पैसेज? क्या कॉन्ट्रास्ट ड्रॉन किया गया है, क्या कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया इसके अंदर ऑथर ने? देखिए सीधी सी बात है, उसने इसमें दिखाया कि फॉर्मल लर्निंग जो हम स्कूल में करते हैं और जो अप्लाइड विजडम है जो हमें लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करनी होती है, इसके बारे में बताया गया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई हैज द गैप, ये गैप जो है बड़ा क्यों हो गया है, क्या कारण है इस गैप के बड़ा होने का? तो सीधी सी बात है, इसका कारण है बिकॉज ऑफ रोट लर्निंग। एक तो हमें रटाया जाता है ये, और जो एल्गोरिथमिक मेथड्स हैं, इसकी वजह से जो एल्गोरिथमिक मेथड चल रहा है ना, कि लोगों को वही दिखाना जो वो देखना चाहते हैं, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये पैसेज जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत शानदार तरीके से पैसेज आपको समझ में आया होगा। ठीक, और कैसा फील हुआ आज आपको पैसेज PQRS करके? किसी मॉक में मैं क्लोज टेस्ट दूंगा, बट क्लोज टेस्ट तब थोड़ा टफ लगेगा जब वो कैब याद ना हो। वो कैब याद है तो क्लोज टेस्ट हो जाता है। ठीक है, हालांकि क्लोज टेस्ट कई बार टफ पड़ जाता है पैसेज से। पैसेज शुरू में आपके 2 स्लाइड में तो आपको लगा होगा यार ये क्या बवाल हो गया, लेकिन 2 के बाद फिर आपको बहुत आसान लगा होगा। क्वेश्चन तो फिर कुछ भी नहीं है ना? तो ये क्या है कि हम उसको पकड़ना नहीं चाहते, हम बचते हैं। इसीलिए क्या होता है वहां पर हमारे क्वेश्चन, मतलब अगर ये चीज छूटी ना तो फिर तो आप काफी पीछे रह जाओगे, प्री में भी और मेंस में भी। और मैं इसीलिए तो कह रहा था आपसे कि आप मेरे साथ 25 मॉक करके देखो, मैं आपको धीरे 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 बहुत आगे पहुंचा दूंगा इसमें। और ये जो मैंने अभी लेवल दिया है ना आपको, अब ये मान लेना कि अगर पेपर में CGL में 100 का लेवल आया है ना, 100%, तो ये 100 में से 60 था। ये तो कहूंगा नहीं 50 30 20 था, बट ये 60 था। इसके ऊपर अभी जो है 2 2 3 3% हम बढ़ाएंगे, कल को थोड़ा सा और दूंगा। अब इसमें थीम, अब देखो, तो आप कहोगे जी थीम टाइटल टोन का, हर मीटिंग में थीम टाइटल टोन नहीं है। दिक्कत तो यह है कि जब टीचर एनालिसिस तो करता नहीं है, बस चल रहे हैं मुंह उठाए चल रहे हैं थीम टाइटल टोन। भाई देखो तो सही उठा के पिछले ये मॉक टेस्ट, वो सॉरी जो PYQ है, तब पता चलेगा क्वेश्चंस कैसा आ रहा है। रिसर्च के बिना कुछ नहीं हो सकता, फिर तो जो मन में आया वो लपेट दो। तो ये एक भी क्वेश्चन इसमें जो है थीम टाइटल का नहीं था, पूछा नहीं आपसे पिछली बार इसमें। ठीक है, तो ये है। तो बताना यार कैसा लगा। मैंने तो बहुत शिद्दत से अरेंज किया है, क्योंकि ये ज्यादा ध्यान रखना पड़ा है मुझे कि सारा ही टफ ना हो जाए, ट्रिकी हो हल्का सा। बच्चों के मार्क्स जो है इस बात पे कटने चाहिए कि हाँ यार आता था बट थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ठीक है, ऐसा इरिलेवेंट भी ना बन जाए। जो इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो फिर एक कंटेंट राइटर मॉक बना ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात तो टीचर को ही पता है, उसको ध्यान रखना होता कि कौन सा क्वेश्चन किस उसमें यूज करना है। पता लगा फिर तो कंटेंट राइटर को क्या पता, वो तो उठा के सारे ही भर देगा, उसको क्या पता कि बच्चा कहाँ गलती करता है। तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट जो है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा, मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, है ना, हर बच्चा कमेंट करना। बहुत सच में मेहनत लगी है इसमें। अभी ये मॉक टेस्ट आज थोड़ा सा लेट हो गया डलने में, ठीक है, कल से आपको टाइम पे मिल जाएगा। कारण क्योंकि मैं पूरी रात से जगा हुआ हूँ, ये सरस्वती है इसकी कसम, तो ये नहीं आज। अब मैं इसका कारण बताऊंगा तो वो आपको जचेगा नहीं, क्योंकि जैसे आपको पता था कि कल शॉर्ट सर्किट हो गया था, है ना, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, डालना था वो। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, चीज़ें बहुत उल्टी सीधी मेरे साथ होती हैं, तो वो वीडियो जो है, अब वो वीडियो गायब हो गई।
डिलीट हो गई। फिर दोबारा बनानी पड़ी। अब दोबारा पूरा जो है फिर दोबारा से किया। आगे के मॉक टेस्ट भी बना रहे हैं। अब जो है हम सोएंगे इसके बाद। पता नहीं, मॉक टेस्ट से तो ऐसा ना आता है कि जब भी शिद्दत से स्टार्ट करते हैं, पिछले साल भी किया था, तो हमारी पूरी रात ऐसी चली जाती है। तो बस मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप पूरी मेहनत के साथ इनको करें, सॉल्व करें इनको। क्योंकि मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं 10 मॉक टेस्ट के अंदर आपके अंदर एक बदलाव दिखा दूंगा, और आप क्या पढ़ रहे थे और क्या करना है ये भी बता दूंगा। मार्क्स तुम्हारे कितने आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसके 15 से ऊपर मार्क्स आए, या जिसके जितने भी आए बताना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, बट मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ मेहनत कर रही है। और मुझे ये बताना कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा आपको, कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा, या जो कुछ भी है। क्योंकि देखिए, वन वे कम्युनिकेशन है। मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट से ही पता चलेगा। तो कमेंट जरूर करना सारे बच्चे जो भी देखे, ईमानदारी से, ठीक है। कल सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएगा, और ऐसा ही बिल्कुल एकदम रिलीवेंट मॉक टेस्ट, ठीक है। ठीक है भाई, कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।